तो विल गो अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपको याद होगा तो ये चैप्टर मतलब रोटेशनल डायनामिक्स, मैंने आपको बताया था कि इसमें दो पार्ट्स है, एक है सर्कुलर मोशन और दूसरा है रोटेशनल मोशन। तो फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट बी ऑफ दिस चैप्टर, रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ अ रिजिड बॉडी। और ये रिजिड बॉडी क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि रोटेशनल मोशन की जब आप बात करोगे तो एक बॉडी है जो रोटेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा व्हेन यू कम इनसाइड, आप दरवाजे को पुश करते हो, मतलब बेसिकली आप टॉर्क लगा रहे हो, तो दरवाज़ा क्या होता है, रोटेट। तो ये जो डोर है ये इट इज़ अ रिजिड बॉडी। तो सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ रिजिड बॉडी। डेफिनेटली रिजिड बॉडी एक सॉलिड बॉडी है, वो तो है, लेकिन एग्जैक्टली रिजिड बॉडी मतलब क्या, ये पता होना चाहिए। तो 11th स्टैंडर्ड में लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में आपने ऑलरेडी रिजिड बॉडी डिफाइन किया था, मैं और एक बार डिफाइन कर देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल लेट अस से वी हैव अ बॉडी एंड मैंने पहले ही बता दिया कि रिजिड बॉडी एक सॉलिड है। तो आपको पता होना चाहिए 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें से एक है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो डेफिनाइट होता है। डेफिनाइट अरेंजमेंट का मतलब होता है किसी भी दो पार्टिकल्स का डिस्टेंस है सेम, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी स्मॉल, डिस्टेंस कम है, और किसी भी दो पार्टिकल को देखो तो डिस्टेंस इज सेम। गुड, देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिजिड बॉडी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस बॉडी पे कितना भी फोर्स लगा दूँ और इस बॉडी का अगर शेप एंड साइज चेंज नहीं हो रहा है तो सच अ बॉडी इज कॉल्ड एज रिजिड बॉडी। So rigid body is a body whose shape and size remains unchanged under the action of any amount of force। तुम कितना भी फोर्स लगा दो, उसका अगर शेप एंड साइज चेंज नहीं हो रहा है तो उसको क्या बोलोगे, रिजिड बॉडी। तो पहले डिफाइन कर देते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड, अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड if its shape and size remains unchanged under the action of any external force। तुम जितना भी फोर्स लगा दो उसका शेप एंड साइज चेंज नहीं होने वाला, सच अ बॉडी इज कॉल्ड एज रिजिड बॉडी। और रिजिड बॉडी क्यों लेना है वो बाद में देखेंगे। अब इसका मतलब ये भी होता है कि अगर शेप एंड साइज चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये होता है कि जो पार्टिकल्स का डिस्टेंस है वो भी चेंज नहीं हो रहा है, विच मीन्स दैट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी ऑलवेज रिमेन्स सेम। कॉन्स्टेंट मतलब सेम। गुड। तो रिजिड बॉडी का शेप या साइज चेंज नहीं होने का मतलब होता है कि किसी भी दो पार्टिकल्स का डिस्टेंस क्या है, सेम। सो इट मीन्स दैट द डिस्टेंस बिटवीन it means that the distance between any two particles of the body remains constant। तो रोटेशनल मोशन, जब भी आप कोई भी टॉपिक रोटेशनल मोशन का स्टडी करोगे तो ऑलवेज रिमेंबर जो बॉडी रोटेट हो रहा है वो कौन सा बॉडी है, रिजिड बॉडी। अब वैसा क्यों है वो बताऊंगा मैं और आगे। नाउ जब भी एक बॉडी रोटेट होता है ना, व्हेन एवर अ बॉडी रोटेट्स, तो बॉडी के सारे पार्टिकल पता है क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। इमेजिन ये डोर पे ऐसा इमेजिन करो कि बहुत सारे मैंने पॉइंट्स ड्रॉ कर दी। जब डोर रोटेट होगा तो हर एक पॉइंट क्या परफॉर्म करेगा, सर्कुलर मोशन, और हर एक सर्कल का क्या होता है, एक सेंटर। तो इमेजिन जब ये बॉडी रोटेट होगा तो हर एक पार्टिकल क्या परफॉर्म करेगा, सर्कल, करेक्ट, सर्कुलर मोशन। और इफ़ यू नोटिस ये सारे पार्टिकल्स जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, इन सारे पार्टिकल्स का जो सेंटर है ना, सेंटर वो एक सेम लाइन पे आ रहा है, उसको बोलते हो एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमको एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब पता होना चाहिए। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड रोटेशनल मोशन अच्छे से समझना है तो ये सारे बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यू शुड नो व्हाट इज़ एक्सिस ऑफ रोटेशन।
एक्सिस ऑफ रोटेशन। कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत सिंपल है। व्हेन अ रिजिड बॉडी इज सेट इनटू रोटेशन, all the particles of the body perform circular motion. The centers of all these circles lie on a common straight line which is known as axis of rotation. तो जब ये बॉडी रोटेट होगा, हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा और सारे के सारे सर्कल्स का सेंटर एक सेम लाइन पे आएगा, उसको क्या बोलोगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो व्हेन अ रिजिड बॉडी इज सेट इनटू रोटेशन, व्हेन अ रिजिड बॉडी is set into rotation, the particles of the body क्या करते हैं? particles performs circular motion. The centers of all these circles lie on a common straight line. All these circles lie on a common straight line. और ये common straight line को क्या बोलते हो? Axis of rotation. तो lie on a common straight line which is known as axis of rotation. चलो रियल लाइफ के कुछ बॉडीज़ का एक्सिस कहाँ पे है ये लोकेट करते हैं. अगेन आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ डोर, क्योंकि रियल लाइफ में सबसे ज़्यादा अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को रोटेशन में सेट किया होगा तो वो डोर ही होगा, क्योंकि जैसे ही तुमको घर के अंदर जाना है या बाहर जाना है, व्हाट यू डू इज़ यू अप्लाई अ फोर्स, और यहाँ पे फोर्स जनरेट करता है टॉर्क. अच्छा, ये भी याद रखना, अगर ऑब्जेक्ट को आपको लीनियर मोशन में सेट करना है, किस में सेट करना है? लीनियर मोशन. तो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी लगता है? फोर्स. कौन सा लगता है? फोर्स. और अगर हमको बॉडी को रोटेशन में सेट करना है तो क्या लगता है पता है? टॉर्क. तो फोर्स का एंगुलर वर्जन होता है टॉर्क. क्या होता है? टॉर्क. तो याद रखना, जब आप डोर को ओपन या क्लोज कर रहे हो, आप डोर पे एक जगह पे फोर्स लगा रहे हो, उस फोर्स का और एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसका प्रोडक्ट R/F, उसको बोलते हो टॉर्क. क्या बोलते हैं? टॉर्क. अब फॉर एग्जांपल ये एक डोर है, यहाँ पे इस डोर को अगर मैं फोर्स लगाता हूँ तो डोर क्या होगा? रोटेट. और डोर के सारे पार्टिकल्स क्या परफॉर्म करेंगे? सर्कुलर मोशन. आपको पता है एक्सिस कहाँ लाई करेगा? यहाँ पे जो हिंजेस है ना, बिजागरे, वो एक्सिस वहाँ से पास होता है. तो इन केस ऑफ डोर, एक्सिस ऑफ रोटेशन पासेस थ्रू द हिंजेस. गुड. ऐसे अलग अलग जगह से एक्सिस पास हो सकता है, वो हम देखेंगे. नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि रोटेशन में हम लोगों ने रिजिड बॉडी ही क्यों लिया, उसका एक सिंपल सा रीज़न था. अगर बॉडी नॉन रिजिड होता तो नॉन रिजिड का मतलब क्या होता है पता है? जो पार्टिकल्स का डिस्टेंस है वो चेंज हो सकता है. क्या होगा? चेंज होगा. अगर ऐसा है, रिजिड बॉडी के केस में जब तुमने बॉडी को रोटेट किया तो हर एक पार्टिकल ने क्या परफॉर्म किया? सर्कुलर मोशन. वो इसलिए क्योंकि हर एक पार्टिकल का पोजीशन क्या था? फिक्स. अगर नॉन रिजिड होता, तो नॉन रिजिड में जो पार्टिकल्स है ना वो मूव होते हैं. क्या होते हैं? तो वो प्योरली रोटेशन नहीं होता, वो साथ साथ में वाइब्रेशन भी होता. मतलब पार्टिकल सर्कुलर मोशन की जगह पे ऐसा कुछ मोशन परफॉर्म करता. तो सर्कुलर मोशन तो होता ही, लेकिन साथ में क्या होता? वाइब्रेशन. तो हमको वाइब्रेशनल एनर्जी भी काउंट करना पड़ेगा, राइट? तो हम यहाँ पे रोटेशन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग प्योरली रोटेशन की बात कर रहे हैं. इसके लिए रिजिड बॉडी लेना है, सो दैट जब बॉडी रोटेट होगा तो सारे के सारे पार्टिकल सिर्फ क्या परफॉर्म करने चाहिए? सर्कुलर मोशन. अगर वो नॉन रिजिड हुआ तो पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग. तो अगर पार्टिकल्स वाइब्रेट होंगे तो हमको वाइब्रेशन का एनर्जी भी काउंट करना पड़ेगा. दैट इज़ वाई वी टेक रिजिड बॉडी. अब अगेन बिफोर वी स्टार्ट रोटेशनल मोशन, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, अब तक सिर्फ 11 का बेसिक्स बता रहा हूँ मैं. ये भी 11 में सीखा था, ये भी 11 में सीखा है. और एक चीज़ तुमको पता होनी चाहिए. लेट मी चेक इफ़ यू रिमेंबर व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. An object remains in a state of rest or in a state of uniform motion unless an external unbalanced force is applied to it. सिंपल भाषा में ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन सेम रहेगा जब तक तुम क्या नहीं अप्लाई करते? एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स. और न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ है वो इसके कंटिन्यूशन में आता है, वो बाद में बात करेंगे.
लेकिन पहले लॉ के हिसाब से जब तक तुम क्या नहीं अप्लाई करते, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, क्या नहीं अप्लाई करते, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, तब तक क्या नहीं होगा, स्टेट चेंज नहीं होगा। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो किस में रहेगा, रेस्ट पे। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन ही परफॉर्म करता रहेगा। यूनिफॉर्म मोशन अगर किसी को पता नहीं, यूनिफॉर्म मोशन मतलब ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन मूविंग विद सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन, उसको बोलते हो यूनिफॉर्म मोशन। बट क्वेश्चन ये है, ऑब्जेक्ट को अपना स्टेट चेंज करने से किसने रोका, उसके खुद के मास ने, उसको बोलते हो इनर्शिया। क्या बोलते हैं, इनर्शिया। तो हम लोग इनर्शिया को डिफाइन कैसे करते हैं, इनर्शिया इज अ टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। बराबर। तो अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, जब तक उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं एक्ट होगा तब तक उसका स्टेट ऑफ मोशन सेम रहेगा। सिमिलरली जब तक एक डोर, ये डोर रोटेटिंग बॉडी है, जब तक ये डोर रेस्ट पे है तब तक वो रेस्ट पे ही रहेगा। कब तक रेस्ट पे रहेगा, जब तक उस पर क्या नहीं एक्ट होता, एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क, क्योंकि रोटेशन कौन प्रोड्यूस करता है, टॉर्क। तो अब हमको ये भी सोचना पड़ेगा, जैसे लीनियर मोशन में इनर्शिया किसने प्रोवाइड किया था, मास ने, वैसे ही रोटेशनल मोशन में भी कोई क्वांटिटी ऐसा होगा जो इनर्शिया प्रोवाइड करता है। उस क्वांटिटी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर रोटेशनल इनर्शिया। तो अगला टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज एनालॉगस क्वांटिटी फॉर मास। है क्या ऐसा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसके आगे जहाँ भी मोमेंट ऑफ सुनोगे ना, मतलब रोटेशन से रिलेटेड, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज एन एनालॉगस क्वांटिटी फॉर मास। तो पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ व्हाट इज इनर्शिया। तो वी नो दैट, ये तो तुमने स्कूल में भी सीखा था, वी नो दैट इनर्शिया is the tendency of an object to oppose any change in state of its motion, एंड लीनियर मोशन में इनर्शिया कौन प्रोवाइड करता है, लीनियर मोशन में इनर्शिया कौन प्रोवाइड करता है, मास। सो मास ऑफ द बॉडी प्रोवाइड्स इनर्शिया in case of linear motion. Similarly a quantity which provides inertia for rotational motion, या in case of rotational motion क्या बोलेंगे इसको, कौन सा इनर्शिया बोलेंगे, अरे टॉपिक का नाम ही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर इसका और एक नाम भी है रोटेशनल इनर्शिया। क्या बोलते हैं इसको, रोटेशनल इनर्शिया। अभी इसका फॉर्मूला डिराइव करना बाकी है, करेंगे। गुड। तो अभी तक का सिर्फ बेसिक आइडिया है। पहले वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द रिजिड बॉडी, a rigid body whose shape and size does not change under the action of any amount of force, which means that the distance between any two particles of the body always remains constant. Then we have understood what is the axis of rotation. जब एक बॉडी रोटेट होगा, when a body, rigid body की बात हो रही है, rotates, all the particles perform circular motion and the centers of all these circles lie on a common straight line. This common straight line is known as axis of rotation. फिर हमको ये समझना है, जैसे लीनियर मोशन में जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं एक्ट होता तो बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होता। तो किसने रोका, खुद के मास ने। खुद का मास बॉडी का अपोज कर रहा है टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, उसको तुम बोलते हो इनर्शिया। सो इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। पक्का।
तो ऐसा ही कुछ रोटेशनल मोशन में भी होगा, जो बॉडी के रोटेशनल स्टेट को चेंज होने से क्या करेगा, अपोज, उसको क्या बोलोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर रोटेशनल इनर्शिया। इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे आगे। अगला टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी। है क्या सर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ना। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिराइव करते वक्त अपने आप कहीं पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव हो जाएगा, तो ध्यान देना। तो नेक्स्ट टॉपिक इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वेल ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बता देता हूँ आपको। लीनियर मोशन में और रोटेशनल मोशन में ऑलमोस्ट फॉर्मूला सेम बनते हैं। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे लीनियर मोशन का फॉर्मूला लिखता हूँ और यहाँ पे एंगुलर मोशन या फिर रोटेशनल मोशन का लिखता हूँ, क्योंकि जो हमको काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना है, वैसे 2 डेरिवेशन और है और उसमें होता है बहुत कन्फ्यूजन। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है लेकिन कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए व्हाट वी विल डू इज़, यहाँ पे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी, पहला व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी v, ½ mv²। वेरी गुड, बराबर। रोटेशनल में जो हम डिराइव करेंगे अब हाफ के जगह पे हाफ ही रहेगा। ये v क्या था, लीनियर स्पीड था। रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन में v की जगह पे क्या लिखते हो, ओमेगा, तो क्या आएगा ω²। मास लीनियर मोशन में क्या प्रोवाइड करता है, इनर्शिया। वैसा ही कुछ यहाँ आएगा, उसको I बोलेंगे, क्या बोलेंगे, और ये होगा रोटेशनल इनर्शिया या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वेरी गुड। 3 डेरिवेशन है जो लगभग सेम है। इसके लिए मैं पहले एक अभी आज करवाता हूँ डेरिवेशन, लेकिन जब 2 डेरिवेशन आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट। उसके बाद हमको जैसे यहाँ पे लीनियर मोशन में फोर्स बोलते हो, इधर क्या बोलते हो, टॉर्क। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स की जगह पे टॉर्क, जिस सिंबल इसको टाउ बोलते हैं। फोर्स की जगह पे टॉर्क, ए की जगह पे अल्फा, ये लीनियर एक्सेलरेशन, ये एंगुलर एक्सेलरेशन। एम की जगह पे आई, तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। उसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मोमेंटम। सुना है क्या नाम, सुना होना चाहिए अगर मोशन तुमको पता है तो। मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे लीनियर मोमेंटम को किस डिनोट करते हो, P से। एंगुलर को डिनोट करते हैं L से। V मतलब कौन, ओमेगा। M मतलब कौन, I, राइट। तो ये 3 फॉर्मूला हमने लीनियर मोशन में 11th में या इवन इन योर स्कूल्स तुमने डिराइव किया है, और अभी 12th में हमको रोटेशनल मोशन में ये 3 डिराइव करने हैं। उसमें से पहला हम आज करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब ये सब बताने के पीछे रीज़न ये है, यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि जब आप कोई डेरिवेशन स्टार्ट करोगे तो उसमें कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट है ये पता होना चाहिए। इस इक्वेशन में क्या आया, एंगुलर स्पीड, तो एंगुलर स्पीड कांस्टेंट लेना पड़ेगा आपको। क्यों, इमेजिन अगर स्पीड चेंज हो रहा है, इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज। तो फिर कौन सी वैल्यू लिखी है यहाँ पे तुमने, इनिशियल लिखा है, फाइनल लिखा है, एवरेज लिखा है, क्या लिखा है ये। इसलिए आप जब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन डिराइव करोगे तो आपको ऐसा बोलना पड़ेगा कि जो बॉडी है वो रोटेट हो रहा है विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। जिस फॉर्मूला में एंगुलर स्पीड आया उस डेरिवेशन में एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, और जिसमें अल्फ़ा है वहाँ पे कौन कांस्टेंट है, अल्फ़ा। कौन कांस्टेंट है, अल्फ़ा। गुड। अब ये पता होगा तो तुमको ये पूरा का पूरा इक्वेशन डिराइव करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले क्या डिराइव करना है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब बॉडी तो रोटेट हो रहा है। अब बॉडी रोटेट हो रहा है तो कोई तो बॉडी मानना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, कोई भी एक रैंडम शेप का बॉडी ले लेते हैं। रैंडम शेप को फिजिक्स में या साइंस में बोलते हैं आर्बिट्ररी। तो ये एक आर्बिट्ररी शेप का बॉडी है, अभी रोटेट हो रहा है। मैंने अभी बताया कि जब एक बॉडी रोटेट होता है तो इट रोटेट्स अबाउट सम एक्सिस। तो या तो एक्सिस यहाँ से पास होगा या एक्सिस यहाँ से पास होगा, कहीं से तो पास होगा।
तो चलो मान लेते हैं कि इट इज़ रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सम पॉइंट ओ, इट इज़ रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सम पॉइंट ओ, और जो रोटेशनल मोशन का इनर्शिया है चलो बाद में देखेंगे। और मैंने अभी बोला जब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिराइव करोगे तो क्या कांस्टेंट रखा तुमने, एंगुलर स्पीड ओमेगा कांस्टेंट। गुड। एंड दिस बॉडी इज सपोज टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये जो बॉडी है ये लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से बना है। क्योंकि मैंने अभी बताया रिजिड बॉडी किससे बना होता है, पार्टिकल से। तो ये बॉडी भी किससे बना है, पार्टिकल से। तो एक पार्टिकल यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ ले लो, ऐसे n पार्टिकल्स मान लो। पहले का मास है m1, दूसरे का मास है m2, तीसरे का मास है m3, चौथे का मास है m4 और nth पार्टिकल का मास है mn। गुड। ये जो पार्टिकल्स है इनका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस भी सेम नहीं है। पहले का डिस्टेंस है r1, दूसरे का है r2, तीसरे का है r3, nth पार्टिकल का है rn। यहाँ तक क्लियर। तो ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमने ये क्या कंसिडर किया है, रिजिड बॉडी। क्या शेप है पता नहीं, रैंडम। रैंडम को क्या बोलते हो, आर्बिट्ररी। और ये क्या हो रहा है, रोटेट। कैसे, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सम पॉइंट ओ। सो कंसिडर अ रिजिड बॉडी, कंसिडर अ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी rotating about an axis, by the way consider a rigid body। कौन सा rigid body, of arbitrary shape। तो consider a rigid body of arbitrary shape, random shape, rotating of arbitrary shape, रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस। और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास हो रहा है, थ्रू पॉइंट ओ। रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ओ, पासिंग थ्रू पॉइंट ओ। गुड। ये जो बॉडी है, ये जो रोटेट हो रहा है, इसका एंगुलर स्पीड क्या है, कांस्टेंट। विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, विथ यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। पक्का पक्का। और ये बॉडी इट इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1, m2, m3 अप टू mn एट डिस्टेंसेस r1, r2, r3 अप टू rn। ये डिस्टेंस कहाँ से मेजर किए, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो इमेजिन द बॉडी टू बी मेड अप ऑफ, imagine the body to be made up of, large number of particles, of masses m1, m2, mn। by the way ऐसे बॉडीज़ को जिसमें पार्टिकल है फिर नहीं है, फिर पार्टिकल है फिर नहीं है, मतलब देयर इज़ गैप इन बिटवीन, ऐसे बॉडीज़ को बोलते हो डिस्क्रीट। क्या बोलते हैं, तो दिस टाइप ऑफ मास कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज डिस्क्रीट मास कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलेंगे इसको, डिस्क्रीट मास कॉन्फ़िगरेशन। और अगर हर जगह पे मास होता, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस मास कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलता है, कंटिन्यूअस मास कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का या फिर हम लोग जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, डिस्क्रीट के लिए। तो पहले डिस्क्रीट के लिए कर लेंगे, बाद में उसको जनरलाइज कर देंगे। हम बोलेंगे कि अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस होता तो ये फॉर्मूला ऐसे की जगह वैसा दिखता, वो आखिरी में करेंगे। तो हमारे पास एक डिस्क्रीट बॉडी था। तो इमेजिन द बॉडी टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1, m2 अप टू mn एट परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो m1 का एक्सिस से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, r1, और m2 का कितना है, r2। तो एट परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस r1, r2 अप टू rn रिस्पेक्टिवली। पक्का पक्का, गुड। अब थोड़ा सा इमेजिनेशन बढ़ाओ। ये जो बॉडी था ये कांस्टेंट एंगुलर स्पीड के साथ रोटेट हो रहा है, यस नो, यस।
और जब बॉडी रोटेट होगा तो उसके साथ साथ पार्टिकल भी रोटेट होगा ना, यस। तो अगर बॉडी का एंगुलर स्पीड ओमेगा है तो हर एक पार्टिकल का एंगुलर स्पीड भी कितना है, ओमेगा है, गुड। लेकिन हर एक पार्टिकल का लीनियर स्पीड v सेम नहीं है। क्यों नहीं है बताए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ v? सर्कुलर मोशन में v क्या था? सर्कुलर मोशन में हमने पहले ही लेक्चर में v इक्वल टू कुछ r ओमेगा। डू यू सी, हर एक का ओमेगा सेम है लेकिन हर एक का डिस्टेंस सेम है क्या? नहीं। तो हर एक का v सेम होगा क्या? नहीं, गुड। सो इवन दो the angular speeds of all the particles are same, but their linear speeds are different. Why they are different? Since all the particles are at different distances from axis of rotation. तो we know that what we know, इसलिए पहले सर्कुलर मोशन सिखाना पड़ता है। v इक्वल्स टू r ओमेगा। देयरफॉर पहले पार्टिकल का जो लीनियर स्पीड होगा v1 वो क्या आएगा, r1 ओमेगा। ओमेगा 1 मत लिखना, सबका सारे पार्टिकल्स का एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, सिर्फ लीनियर स्पीड कांस्टेंट नहीं है क्योंकि डिस्टेंस सबका सेम नहीं है। तो v2 क्या आएगा, r2 ओमेगा। vn क्या आएगा, rn ओमेगा, गुड। हमको क्या फाइंड करना था, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा एक बात बताओ, ये बॉडी किससे बना है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से। तो ये बॉडी को एनर्जी किससे मिलेगा, इन सारे पार्टिकल से। और जब ये बॉडी रोटेट होगा तो पार्टिकल भी क्या कर रहे हैं, रोटेट हो रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब मोशन में है। तो हर एक पार्टिकल के पास कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक। तो पूरे बॉडी का काइनेटिक एनर्जी किससे आ रहा है, पार्टिकल से। तो हम क्या करेंगे, पहले सारे पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे और सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड, गुड। तो सिंस द पार्टिकल्स आर रोटेटिंग हेंस दे हैव काइनेटिक एनर्जीज, तो पहले काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द पार्टिकल्स are given by, what is the kinetic energy का जनरल फॉर्मूला, हाफ mv²। तो पहले पार्टिकल का लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, हाफ m1v1²। ओके, बट व्हाट इज v1, r1 ओमेगा, तो r1² ओमेगा²। ऐसे ही अगर मैं सेकेंड पार्टिकल का एनर्जी निकालूँ तो क्या आएगा, हाफ m2 r2² ओमेगा²। और ऐसे ही अगर मैं nth पार्टिकल का एनर्जी फाइंड करूँ तो हाफ mn rn² ओमेगा²। देयरफॉर द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी is the sum of the kinetic energies of all the particles। वैसे डायरेक्टली ऐड कर पा रहे हो, उसका रीज़न है 11th का चैप्टर नंबर 2, याद है क्या, चैप्टर नंबर 2 ऑफ 11th क्या था, वेक्टर्स नहीं था, मैथमेटिकल मेथड्स था, उसमें वेक्टर एक पार्ट था। यस और नो, व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी? A physical quantity which can be completely described by magnitude alone is known as। तो ऐसा क्वांटिटी जिसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए सिर्फ एक नंबर जिसको तुम मैग्नीट्यूड बोलते हो उसकी ज़रूरत हो, उसको क्या बोलते हो, स्केलर। और जिसको डायरेक्शन भी चाहिए साथ में तो वेक्टर। तो एनर्जी ये स्केलर होता है कि ये वेक्टर होता है, क्या होता है, स्केलर। तो स्केलर क्वांटिटी को तुम डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, इसके लिए तुम ऐसा स्टेटमेंट लिखते हो यहाँ पे कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है बॉडी का, इट इज़ द सम ऑफ एडिशन ऑफ ऑल द एनर्जीज, मतलब ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल द पार्टिकल्स।
क्योंकि वो स्केलर था इसके लिए तुम डायरेक्ट ऐड कर पा रहे हो, नहीं तो डायरेक्ट नहीं कर पाते, फिर उसमें तुमको डायरेक्शन देखना पड़ता। क्योंकि डायरेक्शन जब इन्वॉल्व होता है ना तो सिंपल एडिशन नहीं होता है। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड पार्टिकल प्लस 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 काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्या कॉमन निकलेगा? हाफ और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, गुड। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इक्वल टू हाफ कॉमन निकाल लिया, ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन निकाल लिया। तो ये आ गया आपका m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस 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 जितने पार्टिकल्स हैं सबके सबका एनर्जी को ऐड करना पड़ेगा आपको, प्लस mn rn स्क्वायर। गुड। अब इसको 2 मिनट साइड में रखो। सपोज मेरे पास ऐसे एक नंबर सीरीज़ है, मुझे 1 से लेके 1000 तक नंबर्स को ऐड करना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो क्या हम 1000 नंबर लिखते बैठेंगे? नहीं। तो इसके लिए एक समेशन कन्वेंशन होता है। अभी समेशन कन्वेंशन समझ लो। समेशन, तो समेशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं। किससे? सिग्मा। ये नंबर्स है ना, तो नंबर्स की जगह पे कोई भी डमी इंडेक्स लिख दो। डमी इंडेक्स मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट। नॉर्मली आई, जे और के यूज़ होते हैं, आई, जे और के। और जिनको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना है तुमको आगे ऐसा करना ही पड़ेगा। वहाँ पर लूप लगाओगे तो वहाँ पे भी आई, जे के यूज़ होगा। तो अभी से बता देता हूँ, जब तुमको बड़े नंबर्स का एडिशन या फिर कोई चीज़ बार बार हो रही है बताना हो तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? आई। आई की पहली वैल्यू कितनी थी? 1। आखिरी कितनी है? 1000। उसको रीड करते हैं समेशन ऑफ आई। आई रन्स फ्रॉम 1 to 1000। करेक्ट? पक्का? गुड। अगर n नंबर होते तो क्या लिखते? n, 1 to n। पक्का? गुड। तो बताओ मेरे को व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ दिस? आई नो इट इज समेशन आई रन फ्रॉम 1 to 3। मैं पूछ रहा हूँ वैल्यू ऑफ दिस। पहला नंबर कौन सा है? 1 प्लस दूसरा कौन सा है? 2 प्लस तीसरा कौन सा है? 3। बस 3 पर रुक जाओ। 1 + 2 + 3 6। गुड। तो अब सिमिलरली ये जो ब्रैकेट के अंदर तुमने टर्म देखा, ये जो टर्म था ना m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस 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 mn rn स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे? पहली बात तो सम है क्या? हाँ। तो सम के लिए सिग्मा। किसका सम है? मास इंटू रेडियस के स्क्वायर का। तो इसको लिखते हैं mi ri स्क्वायर। क्या लिखते हैं इसको? mi ri स्क्वायर। आई की पहली वैल्यू क्या थी? आखिरी क्या है? n। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इक्वल टू हाफ। इसको क्या लिखेंगे? समेशन mi ri स्क्वायर। आई रन फ्रॉम 1 to n। साथ में क्या लिखेंगे? ओमेगा स्क्वायर। और इसको भी अभी शॉर्टकट फॉर्म में आई लिख देंगे। क्या लिख देंगे? आई। क्या लिख देंगे? आई। हाँ भी ये आई क्या है बताता हूँ। क्लियर? तो हमने क्या किया? समेशन mi ri स्क्वायर को क्या लिख दिया? आई। इक्वेशन नंबर 1। गुड। पक्का पक्का? डोंट वरी, मैं वापस रिपीट करूँगा तो उसकी चिंता मत करो, फिलहाल कॉन्सेप्ट समझो। इंस्टेड ऑफ रोटेशन अगर कोई बॉडी लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा होता तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता? हाफ mv स्क्वायर। तो हम ऐसा बोलेंगे, हमको पता है, वी नो दैट फॉर लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का नया नाम है यहाँ पे, क्या बोलते पता है? ट्रांसलेशनल। सो फॉर ट्रांसलेशनल मोशन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। फिर इक्वेशन 1 को 2 से कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर। तो ज़रा कंपेयर करके देखो तो समझ में आएगा। हाफ हाफ, v की जगह पे ओमेगा और m की जगह पे i। तो कंपैरिजन से तुम बोल सकते हो कि जो काम लीनियर मोशन में मास करता है, क्या करता है? इनर्शिया। वही काम रोटेशनल मोशन में कौन कर रहा है?
आई, तो इस आई का आज से अभी से नया नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कंपेयरिंग 1 and 2 we see that, do you see, what do you see, we see that mass is analogous to, या फिर मैं बोलूँगा I, क्योंकि उसको नाम I दे दिया ना मैंने, तो I in rotational motion, और ये I क्या था, समेशन mi ri स्क्वायर, इसको ही हमने बोला समेशन mi ri स्क्वायर, I runs from 1 to n. In rotational motion, in rotational motion is analogous to, is similar to, is similar to mass in linear motion, in linear motion. Therefore I equal to summation mi ri square, I runs from 1 to n, provides inertia, provides inertia कौन से मोशन में, अरे ट्रांसलेशन में कहाँ से, रोटेशन, in which motion, in rotational motion and is known as, आज से क्या बोलेंगे इसको, अभी से क्या बोलेंगे, is known as moment of inertia या फिर रोटेशनल इनर्शिया, दोनों में से कोई भी एक नाम ले लो। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, लीनियर मोशन में मास था इनर्शिया, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास, किलोग्राम, डायमेंशंस m⁻⁴, और यहाँ पे जो आया ना, यहाँ पे ये आया, अगर अच्छे से नोटिस किया होगा तो मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो व्हाट विल बी एसआई यूनिट ऑफ इनर्शिया, मास, व्हाट इज मास, kg, डिस्टेंस मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, वेरी गुड। तो डायमेंशंस भी बता दो फिर, m1 l2, क्योंकि मास मतलब m1 और l2, डिस्टेंस इज l, तो l⁻², पक्का पक्का, गुड, श्योर श्योर। एक बार इतना रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम डिस्क्रीट से कंटिन्यूस में जाएंगे। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल है, थोड़ा लेंदी लगता है पहली बार, चलो पूरा रिवाइज कर देता हूँ। कुछ नहीं है, क्या फाइंड करना है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हमको क्या फाइंड करना है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, नाम में ही है रोटेशनल, मतलब कोई तो एक बॉडी होगा जो रोटेट हो रहा होगा। अब वो कोई तो एक बॉडी का हमको बताया नहीं शेप क्या है, तो हमने बोला चलो कोई बात नहीं, हम ही कुछ तो शेप ले लेते हैं, तो एक शेप ले लिया, आर्बिट्ररी बॉडी है, रोटेट हो रहा है, रोटेट होगा तो कहीं से तो एक्सिस पास होगा ना, तो कहीं से तो एक्सिस को पास करवा दिया पॉइंट O से, और बोल दिया कि इसका एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है। सो कंसीडर रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा, गुड। और एक बार समझा है ना तुमको, तो कोई लिखना बड़ी बात नहीं होती, इट इज़ टू सिंपल। अब क्योंकि ये बॉडी डिस्क्रीट है, मतलब ये किससे बना है, पार्टिकल से। इमेजिन द बॉडी टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1, m2, m3, mn at perpendicular distances r1, r2, r3, rn from the axis of rotation, r1, r2, r3 and rn, पक्का पक्का, गुड, चलेगा नहीं, 1 hour 10 minutes और 1 hour 15 minutes पूरा ध्यान यहाँ, और बीच में कुछ भी क्वेश्चन पूछूंगा तो आंसर आना चाहिए। चलो बताओ, अब ये बॉडी रोटेट हो रहा है विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा, बराबर, लास्ट बेंच, सही है क्या, पक्का। तो हर एक पार्टिकल का एंगुलर स्पीड कितना है, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ ईच ऑफ दिस पार्टिकल, ओमेगा। तो एंगुलर स्पीड सबका सेम है क्या, यस। लीनियर स्पीड सेम है क्या, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि लीनियर स्पीड डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। इवन दो सारे के सारे पार्टिकल्स का एंगुलर स्पीड सेम था, लेकिन लीनियर स्पीड सेम नहीं है, क्योंकि उनका डिस्टेंस सेम नहीं है। डिस्टेंस सेम कर दिया तो लीनियर स्पीड भी सेम हो जाएगा। तो पहले पार्टिकल का आएगा v1 इक्वल टू r1 ओमेगा
दूसरे का आएगा v2 इक्वल टू r2 ओमेगा, nth का आएगा vn इक्वल टू rn ओमेगा। गुड। अब जब ये बॉडी रोटेट होता है तो सारे पार्टिकल्स भी तो मोशन में है, क्योंकि सारे पार्टिकल्स मोशन में है तो हर एक पार्टिकल के पास कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। हाउ डू यू फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल? हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, राइट। हाउ डू आई फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल? m1 v1 स्क्वायर। तो हाफ m1, व्हाट इज v1? r1 ओमेगा, तो r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। What will be the kinetic energy of the second particle then? Half m2 r2 square omega square। अभी इधर ओमेगा 1 ओमेगा 2 लिखना नहीं। The moment you write down ओमेगा 1 ओमेगा 2, इसका मतलब पता है क्या होता है कि जब बॉडी रोटेट हो रहा था ना, एक पार्टिकल आगे चला गया, दूसरा पीछे रह गया, वो नॉन रिजिड का केस हो गया। वैसा हो नहीं सकता। तो वो रिजिड बॉडी है, तो रिजिड बॉडी में ओमेगा सेम रहता है। ये क्या आएगा? m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। nth पार्टिकल का क्या आएगा? हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो जो बॉडी है जो रोटेट हो रही है, उसको एनर्जी मिला कहाँ से? पार्टिकल से मिला। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड पार्टिकल प्लस 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 काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल, मतलब हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 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 हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हाफ और ओमेगा स्क्वायर कॉमन, हाफ को इधर लिख देते हैं m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस 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 mn rn स्क्वायर, और साथ में बाहर आ गया ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है, दिस इज़ अ सीरीज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स। लार्ज नंबर मतलब n टर्म्स है इसमें, n। तो इसको हम लोग आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन के फॉर्म में लिखेंगे, समेशन mi ri स्क्वायर आई रन फ्रॉम 1 to n, और लिखेंगे साथ में ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। देन ये जो समेशन एम आई आर आई स्क्वायर है, इसको अभी से क्या डिनोट करेंगे? आई। गुड। अब इसको कंपेयर करेंगे हम, अगर रोटेशन की जगह पे बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन मतलब लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा होता तो उसका इक्वेशन क्या था? हाफ एम वी स्क्वायर। तो इफ़ यू कंपेयर हाफ की जगह पे हाफ, लीनियर स्पीड के स्क्वायर की जगह पे एंगुलर स्पीड, तो एम की जगह पे क्या आ गया? आई। तो आई इन दिस केस is similar to m in linear motion, लेकिन mass in linear motion is inertia, so I in rotational motion will be called as rotational inertia। पक्का पक्का? गुड गुड, श्योर श्योर, 100%। अब ऐसा है, ये तो तुमने डिस्क्रीट की बात की। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब, तो मैं लिख देता हूँ फॉर डिस्क्रीट मास कॉन्फ़िगरेशन या फिर फॉर डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट में मास है फिर नहीं है, फिर है फिर नहीं है, तो बीच में एम्प्टी स्पेसेस है। तो उस केस में तुमने इनर्शिया को क्या लिखा? समेशन एम आई आर आई स्क्वायर आई रन फ्रॉम 1 to n फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मास हर जगह पे होता तो उस केस में इसको लिखते हैं I इक्वल टू, ये जो समेशन है ना, समेशन, इसके यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रेशन। क्या लिखते हैं? इंटीग्रेशन। इसका सिंबल है इंटीग्रेशन का ऐसा। ये भी मैंने चैप्टर नंबर 2 में मैथमेटिकल मेथड्स में बताया था। इंटीग्रेशन नहीं याद होगा तो रिवाइज करो, और अभी 12th में मैथ्स में आने ही वाला है वो। लिमिट्स का अगला स्टेज है डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स का अगला स्टेज है इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर बेसिकली अपोजिट ऑपरेशंस ऑफ ईच अदर। जब ज़रूरत पड़ेगी तब और बताऊंगा, फिलहाल ज़रूरत नहीं है। तो समेशन को क्या लिखते हो? समेशन को क्या लिखते हो? समेशन को क्या लिखते हो? समेशन को एम आई को डी एम, एम आई को डी एम। अब डी का मतलब मैथ्स में या फिजिक्स में होता है स्मॉल क्वांटिटी, तो डी एम मतलब स्मॉल मास। और आर आई स्क्वायर को लिखते हो आर स्क्वायर। क्या लिखते हो? तो फिर
कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी एम, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी एम, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी एम। ये याद रखना क्योंकि अभी अगले टॉपिक में लगने वाला है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन? इनर्शिया पूछा मैंने, समेशन एम आई आर आई स्क्वायर, आई रन फ्रॉम 1 to n। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन? इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी एम। वेरी गुड। तो यहाँ तक क्लियर है, ऐसा मैं समझ के चलता हूँ। और अंडर दैट अजम्पशन कि आपको ये सब समझा है, तो अब वैसे ये सारा डेरिवेशन करते टाइम पे तुमने बॉडी का शेप क्या लिया था? आर्बिट्ररी। अब हम लोग एक एक करके अलग अलग शेप का बॉडी उठाएंगे और उसका इनर्शिया का फॉर्मूला बनाएंगे। गुड। तो अलग अलग शेप, फॉर एग्जाम्पल एक रिंग है, पता ना रिंग, करेक्ट? या फिर एक डिस्क भी हो सकता है, या फिर एक स्पीयर भी हो सकता है। स्पीयर दो टाइप के होते हैं, एक होता है अंदर से खाली जिसको हॉलो स्पीयर बोलते हो, और एक होता है अंदर से फिल्ड जिसको सॉलिड स्पीयर बोलते हो। तो अलग अलग टाइप ऑफ, अलग अलग शेप ऑफ बॉडीज़ के लिए इनर्शिया अलग अलग फॉर्मूला बनता है। तो अगला हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रिंग। है क्या ऐसा? है ना? अरे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रिंग। सबसे पहले तो ये थिन यूनिफॉर्म रिंग होता क्या है वो पता होना चाहिए। बताओ तो, व्हाट इज अ थिन यूनिफॉर्म रिंग? व्हाट इज अ थिन यूनिफॉर्म रिंग? कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं? रिंग तो रिंग होता है, हाँ, और रिंग होता क्या है? रिंग होता है, लेकिन रिंग होता क्या है? What is the meaning of a thin uniform ring? What is a thin uniform ring? Thin uniform ring is a two-dimensional object in which practically all the mass is distributed uniformly along the circumference. सारा का सारा मास सिर्फ बाउंड्री पे है, पेरीफेरी पे है, सर्कमफरेंस पे है, बीच में कुछ नहीं है। और ये ऑब्जेक्ट कैसा है? टू डायमेंशनल है, यू नो, 2D 1D 3D। पेन इज़ लाइक 1D ऑब्जेक्ट, दिस इज़ 1D क्योंकि ये एक ही डायमेंशंस ऑक्यूपाई करता है। नो, पेपर इज़ लाइक अ 2D ऑब्जेक्ट, करेक्ट? और क्यूब या फिर इवन दिस क्लासरूम इज़ 3D, तो वो 3 डायमेंशंस ऑक्यूपाई करता है, तो 3D। तो ये जो रिंग है ये 1D है कि 2D है कि 3D है? 2D है, ये 2D है। तो रिंग इज़ एन 2-dimensional ऑब्जेक्ट in which the mass is uniformly distributed along the circumference। बीच में कुछ नहीं है, सारा मास circumference पे ही है। तो पहले तो डिफाइन कर देता हूँ। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि पता होगा, पर ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं। तो a thin uniform ring is a two-dimensional object in which all the mass is uniformly distributed। अभी uniformly distributed का मतलब बताता हूँ। uniformly distributed along the circumference of circle, of course। अब ये यूनिफॉर्म का मतलब क्या? ये इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ ध्यान देना। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि इमेजिन अगर मैं एक छोटा सा सेक्शन लेता हूँ, एक छोटा सा पार्ट ऑफ द रिंग, यहाँ पे एक छोटा पार्ट लिया रिंग का, और उतना ही पार्ट यहाँ ले लिया, और उतना ही पार्ट यहाँ ले लिया, राइट? तो इन तीनों पार्ट्स का क्योंकि साइज सेम था, तो इन तीनों पार्ट्स में मासेस भी सेम है। जितना मास यहाँ पे, उतना मास यहाँ पे, उतना ही मास यहाँ पे। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हर जगह पे सेम एरिया में सेम मास होना, दैट इज़ कॉल्ड एज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। बराबर? पक्का?
अब अगर ये रिंग रोटेट हो रहा है तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं तो होगा। तो इट कैन रोटेट अबाउट सम एक्सिस। तो एक काम करो, एक ऐसा एक्सिस लेंगे जो सेंटर से पास हो रहा है और रिंग को क्या है, परपेंडिकुलर। क्या है, परपेंडिकुलर। वो रिंग तो आपके हाथ का कड़ा। गुड। और फिजिक्स समझने के लिए यू फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, तुम्हारे सराउंडिंग में मिल जाएगा। तो जिस ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो ये रिंग है। एक्सिस, ये जो रिंग है वो यहाँ से भी रोटेट हो सकता है और एक्सिस जो है सेंटर से भी पास हो सकता है। अगर एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है और इस रिंग के प्लेन को क्या है, परपेंडिकुलर, उसको बोलते हो इट्स ओन एक्सिस। क्या बोलते हैं, इट्स ओन एक्सिस, खुद का एक्सिस। तो इट्स ओन एक्सिस मतलब अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। थोड़ा और इमेजिन करो, तो जब ये रिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस रोटेट हो रहा है तो प्रैक्टिकली सारा का सारा मास सेम डिस्टेंस पे है। यहाँ से r डिस्टेंस पे मास है, यहाँ से भी r डिस्टेंस पे मास है, यहाँ से भी r डिस्टेंस पे मास है और यहाँ पे भी r डिस्टेंस पे मास है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनर्शिया फाइंड करते वक्त तुमने अभी देखा, नहीं देखा तो अभी दिखा देता हूँ, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। और इंटीग्रेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और उसको सिंपल बनाना है तो याद रखना, मास हर डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे अगर हुआ तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूला सिंपल हो जाते हैं। तो नंबर 1 पहले तो हमने क्या डिफाइन किया, थिन यूनिफॉर्म रिंग। व्हाट इज थिन यूनिफॉर्म रिंग? इट इज़ अ 2-डायमेंशनल ऑब्जेक्ट in which all the mass is uniformly distributed along the circumference. If the ring is rotating about its own axis, if the ring is rotating about its own axis, और मैंने अभी बताया what is own axis, a line कहाँ से पास होता है, ये कहाँ से पास होता है, passing through the center and perpendicular to its plane, या फिर perpendicular to the ring, इसको बोलते हैं its own axis। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का ओन एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन होता है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो और वो प्लेन को क्या हो, परपेंडिकुलर। क्या हो, परपेंडिकुलर। तो व्हाट इज ओन एक्सिस? अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर and perpendicular to the plane. तो if the ring is rotating about its own axis, अगर रिंग खुद के एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, सिर्फ उस केस में प्रैक्टिकली एंटायर मास इज एट द सेम डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस पे, पूरा मास कितने डिस्टेंस पे है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हो, r, मतलब कहाँ पे है, रेडियस पे। अब ऐसा मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, चलो मान लो यहाँ से रोटेट हो रहा है, मैंने एक्सिस को शिफ्ट कर दिया, ये ओन एक्सिस है क्या, नहीं। तो अब तुम देखो यहाँ जो मास होगा वो पास में है, यहाँ जो मास है वो थोड़ा दूर है, उधर सामने जो मास है वो और भी दूर है। तो जब एक्सिस सेंटर से नहीं पास हो तो ये जो मासेस होते हैं वो प्रैक्टिकली सेम डिस्टेंस पे है क्या, नहीं है। इसके लिए ये स्पेसिफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इफ़ द रिंग इज़ रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस देन the entire mass, और इस पूरे रिंग के मास को मैं m बोल देता हूँ, m is at equal distance, और ये डिस्टेंस क्या है, is at equal distance, कितना डिस्टेंस, r, which is radius of circle, radius of ring। पक्का, गुड। तो if the ring is rotating about its own axis, the entire mass is at same distance, कितना डिस्टेंस, इक्वल टू रेडियस। वो सब नोट्स में दिखा है वैसे। अब हमको क्या फाइंड करना था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रिंग। अब हम लोग क्या करते हैं पता है, हम लोग ऐसा इमेजिन करते हैं कि ये जो रिंग है ना, इट इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े में बना हुआ, ऐसा इमेजिन करते हैं। तो वी इमेजिन दैट द रिंग इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स, और इस एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं मास एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, मास एलिमेंट। तो ऐसा इमेजिन करते हैं कि एक टुकड़ा यहाँ पे है, वन एलिमेंट, अदर इज ओवर हियर,
द अदर इज ओवर हियर, मतलब ऐसा कंटिन्यूसली एलिमेंट्स में डिवाइडेड है। तो इमेजिन द रिंग टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मास एलिमेंट्स। अब तुमने बोला लार्ज नंबर ऑफ मास एलिमेंट्स, तो हर एक का मास कुछ तो होगा ना, तो क्या ले लिया, dm। व्हाट इज dm? मास ऑफ ईच एलिमेंट। और रिंग, पूरे रिंग का टोटल मास कितना है, m। एलिमेंट का कितना है, dm। रिंग का कितना है, एलिमेंट का कितना है, रिंग का कितना है, एलिमेंट का कितना है, और ये एलिमेंट कितने डिस्टेंस पे है, r। और ये एलिमेंट यहाँ की जगह यहाँ लेता तो भी डिस्टेंस कितना होता, r। वेरी गुड। तो इमेजिन द रिंग टू बी मेड अप ऑफ, imagine the ring to be made up of large number of small mass elements, each of mass dm। और ये अप्रोच काम में आएगा अगले टॉपिक के लिए, ये समझेगा तो अगला टॉपिक आएगा, ये नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा आगे। और डिफ़िकल्ट नहीं है, तुम्हारे दिमाग का सब निकाल दो, फोबिया, कुछ फिजिक्स डिफ़िकल्ट होता है नहीं, सिर्फ एक सीक्वेंस है, उसको याद रखना है। हमने पहले रिंग लिया, हमने इमेजिन किया कि वो रोटेट हो रहा है, कहाँ से रोटेट हो रहा है, अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो सारा का सारा मास कहाँ पे है, सरकमफरेंस पे, मतलब प्रैक्टिकली एट डिस्टेंस ऑफ r। देन वी इमेजिन दैट द रिंग इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स, ईच एलिमेंट हैज़ अ मास ऑफ dm। अब सारे एलिमेंट में से एक एलिमेंट मैं p पॉइंट पे मान लेता हूँ, बाकी जगह पे भी है। हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, एक जगह पे p पॉइंट पे एक एलिमेंट इमेजिन कर लेते हैं। तो कंसीडर वन सच एलिमेंट, कहाँ है ये एलिमेंट, कहाँ है एलिमेंट, कंसीडर वन सच एलिमेंट एट पॉइंट p। करेक्ट। तो ये बताओ, जब रिंग रोटेट होगा तो ये एलिमेंट क्या करेगा, ये भी रोटेट होगा। तो इस एलिमेंट का क्या होगा, इनर्शिया होगा। और इनर्शिया का फॉर्मूला अभी तुमने बताया, इट इज़ मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो एज द रिंग रोटेट्स दिस एलिमेंट ऑल्सो रोटेट्स। Therefore the inertia, of course moment of inertia, और इसके बाद से ना moment of inertia को मैं mi लिखने वाला हूँ, moment of inertia। Therefore the moment of inertia of this element, हम पहले inertia किसका निकाल रहे हैं, एक एलिमेंट का, पूरे रिंग का कर रहे हैं क्या, नहीं। So therefore the moment of inertia of this element is given by अच्छा बताओ, what was the general formula of inertia? What into what? What into what? Mass into distance square. What is the mass of element? dm. How much is the distance? r. उसका क्या करेंगे, ये क्या बन गया, इनर्शिया। किसका इनर्शिया, एलिमेंट का। लेकिन एलिमेंट का मास क्या है, स्मॉल है, तो इनर्शिया भी क्या आएगा, स्मॉल। तो क्या लिखोगे, डी आएगा। फिजिक्स में या मैथ्स में डी नॉर्मली डिनोट स्मॉल क्वांटिटीज़। तो क्योंकि रिंग रोटेट हो रहा था, तो रिंग रोटेट हो रहा है तो एलिमेंट भी क्या हो रहा है, रोटेट। तो हमने पहले किसका इनर्शिया फाइंड किया, एलिमेंट का, राइट। क्या आया, r² dm। लेकिन क्योंकि मास छोटा है तो इनर्शिया भी कम है, तो di = r² dm। लेकिन ये एक अकेला एलिमेंट रोटेट होगा कि सारे के सारे होंगे, सारे होंगे। तो मुझे अगर रिंग का इनर्शिया निकालना हो तो मुझे सारे एलिमेंट्स के इनर्शिया को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। ऐड करना मतलब इंटीग्रेट साथ में लाना, इंटीग्रेट मतलब क्या करना, साथ में लाना। So therefore total inertia of the ring can be obtained by integration, so therefore हम ऐसा बोल सकते हैं, हमको अगर इनर्शिया फाइंड करना है रिंग का, तो हम
एलिमेंट्स के हर एक एलिमेंट का इनर्शिया कितना था, हर एक एलिमेंट का कितना था, डी आई। इन सारे एलिमेंट्स के इनर्शिया को क्या कर रहे हो, इंटीग्रेट। क्या कर रहे हो, इंटीग्रेट। पक्का पक्का, गुड। व्हाट इज इंटीग्रेशन डी आई, व्हाट इज डी आई, आर स्क्वायर डी एम। अब आता है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुम्हारा मोबाइल फ़ोन आज घर पे नहीं जाने वाला है लास्ट बेंच पर, ये तुमको लास्ट वार्निंग है। लास्ट मतलब द लास्ट, दी लास्ट। you by now until date you had 3 warnings, चौथा मिलता ही नहीं है। तो मैं बार बार समझा रहा हूँ, समझ नहीं रहे हो, गुड। तो तुम बताओ अभी लास्ट बेंच, ये हमने इंटीग्रेशन किया, किसका इंटीग्रेशन किया, इनर्शिया। किसका इनर्शिया, एलिमेंट का। किसका, एलिमेंट का। क्या आया, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी एम। ये हमने बोला था, हमने ऐसा बोला था कि ये जो रिंग है इट इज़ रोटेटिंग अबाउट इट्स। अब इससे क्या होता है पता है, क्योंकि ओन एक्सिस था तो इस एलिमेंट का डिस्टेंस कितना है, आर। इधर होगा तो डिस्टेंस कितना होगा, आर। यहाँ होगा तो कितना होगा, आर। यहाँ होगा तो कितना होगा, यहाँ होगा तो कितना होगा, मतलब आर कांस्टेंट है। यस और नो, कांस्टेंट को कहाँ रखते हो, बाहर। इसके लिए ये इंटीग्रेशन वाला अप्रोच सिर्फ अबाउट इट्स ओन एक्सिस के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि जैसे ही मैं एक्सिस को दूसरी जगह पे शिफ्ट करता हूँ तो सारे एलिमेंट सेम डिस्टेंस पे नहीं है, तो तुम r को कांस्टेंट मान ही नहीं सकते हो। पक्का पक्का, गुड। एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन डीएम, डीएम 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 सबको ऐड करते गए तो पूरा रिंग बन गया। हाँ, तो व्हाट इज डीएम प्लस डीएम प्लस डीएम प्लस डीएम प्लस डीएम, टोटल मास ऑफ द रिंग। उसको क्या नाम दिया है तुमने, m। तो क्या हो गया, m। तो व्हाट इज इनर्शिया ऑफ द रिंग, एम आर स्क्वायर। क्या आ गया, एम आर स्क्वायर। तो हाउ डू यू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, एम आर स्क्वायर। कैसे फाइंड करते हैं, एम आर स्क्वायर। तो मैं एक बार अप्रोच बता देता हूँ, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। हमने एक रिंग लिया, वो रिंग रोटेट हो रहा है अबाउट इट्स ओन एक्सिस। व्हेन द रिंग रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस, एंटायर मास इज एट द सेम डिस्टेंस आर, करेक्ट। फिर हमने इमेजिन किया दैट द रिंग इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स, ईच ऑफ मास डी एम। उसमें से फिलहाल एक ही एलिमेंट कहीं भी कंसिडर कर लो, मैंने कहाँ किया, पी पॉइंट पे। तो जब रिंग रोटेट होगा तो एलिमेंट भी क्या होगा, रोटेट। तो पहले किसका इनर्शिया फाइंड किया, किसका, एलिमेंट का। क्या आएगा, आर स्क्वायर डी एम, क्योंकि वो डेफिनेशन बन गया अब इनर्शिया का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। आर स्क्वायर डिस्टेंस स्क्वायर इनटू मास। ये किसका है, एक छोटे से एलिमेंट का। हमको किसका चाहिए था, पूरे रिंग का। तो पूरे रिंग का निकालने के लिए हर एक एलिमेंट के इनर्शिया को ऐड करना पड़ेगा, उसको मैथमेटिक्स की भाषा में बोलते हैं इंटीग्रेट। तो टोटल इनर्शिया ऑफ द रिंग कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन किसका, इनर्शिया। किसका इनर्शिया, एलिमेंट का। तो इंटीग्रेशन डी आई विल गिव यू इनर्शिया ऑफ द रिंग। तो व्हाट इज डी आई, आर स्क्वायर डी एम। लेकिन एलिमेंट कहीं भी होता तो आर सेम होता, तो आर स्क्वायर कांस्टेंट आ गया बाहर, तो आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एम। लेकिन ये इंटीग्रेशन डी एम मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स के मास का एडिशन। तो पूरा का पूरा क्या बन गया, रिंग। तो रिंग का टोटल मास कितना है, एम। तो क्या आ गया, एम आर स्क्वायर। पक्का पक्का, गुड गुड, श्योर। तो वी डू नॉट हैव सफिशिएंट टाइम टू स्टार्ट न्यू टॉपिक, सो वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे।